सुनाई दे रही है? यस सर। आप लोगों की नहीं आ रही है। अभी आ रही है? अभी बोलना समीर। यस सर। क्लास में हमने जो पढ़ा था, नंदनी वीडियो देखी आपने? लास्ट क्लास देखा आपने? नंदनी सर अच्छा, नंदनी गई। ओके, हाँ बोलो। हाँ बोलो बोलो। सर ये ऑक्सीलेशन ये फ्रीक्वेंसी इसकी चैप्टर 4 में ये जो 3.12 क्वेश्चन है चैप्टर 4 में क्या एक्सरसाइज का क्वेश्चन है? हाँ सर। क्लास के बाद पढ़ते हैं, याद दिला देना। तो सर वो फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होता है फिर डिपेंडेंट ऑफ टाइम होता है। टाइम, कौन से टाइम की बात कर रहे हो? ऑसिलेशन के टाइम की बात कर रहे हो या नहीं, किसी और? स्पीड इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड होता है, फिर वो डिपेंडेंट ऑफ स्पीड होता है। वो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के। कौन, फ्रीक्वेंसी? हाँ तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपने पढ़ा है? साइक्लोट्रॉन का पार्ट है ना ये? यस सर। हाँ, तो साइक्लोट्रॉन में फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकाला है। टाइम पीरियड में क्या आ रहा है? चार्ज आ रहा है, मास आ रहा है, रेडियस का रिलेशन है, स्पीड का तो कोई वहाँ पे है यस ही सर, नहीं रेशो, तो स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रही लेकिन फ्रीक्वेंसी। सर फिर वो फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड भी होता है। हाँ, तो टाइम पीरियड होता है ना, पर टाइम स्पीड पे डिपेंड कर रही है। वो टाइम पीरियड होता है, वो टाइम और स्पीड वाला टाइम अलग होता है। सर लेकिन आंसर तो उससे भी वही आ रहा है। उससे भी वही आ रहा है। इससे हाँ आने का मतलब, आंसर आने का मतलब नहीं होता है। जो मेथड होता है, जो तरीका होता है, वो होता है जो आप अप्लाई कर रहे हो, वो चीज़ सही वहाँ पे लगा रहे हो कि नहीं। टाइम पीरियड है, वो सर तो टाइम पीरियड किस चीज़ का है? वो टाइम पीरियड इस चीज़ का है कि वो कितने टाइम में ऑसिलेट कर रहा है। वेलोसिटी के लिए जो टाइम होता है वो ये होता है कि कितने टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। यहाँ पे दोनों सर मैटर अलग अलग टू हो गया पाई ना। आर अपॉन वेलोसिटी टाइम पीरियड के लिए 2 पाई आर अपॉन वेलोसिटी। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ हाँ सर, फिर उसका इन्वर्स करने पे वो आ जाएगा फ्रीक्वेंसी आ फ्रीक्वेंसी। जाएगा, पर वेलोसिटी का रेडियस के साथ निकाला है ना। चलो इसको मैं देखता हूँ, बाद में क्लास के बाद देखते हैं, ठीक है। ठीक है। हम्म। हाँ जी, तो सभी आ गए हैं। लास्ट क्लास में हमने रेजोनेंस के बारे में पढ़ा था, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बारे में। और मैंने बोला था इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, पर उससे पहले एक न्यूमेरिकल करते हैं जो इस टॉपिक पे था। A resistor of 12 ohm, a capacitor of resistance reactance 14 ohm, यानी कि एक रेजिस्टेंस है 12 ohm, कैपेसिटर का रिएक्टेंस है यानी कि XC, कैपेसिटर का रिएक्टेंस है तो XC, which is equal to 14 ohm, and pure inductor of inductance 0.1 Henry are joined in series and placed across 200 volt and frequency 50 hertz. AC supply. Calculate first point current in the circuit.
तो करंट इन द सर्किट यानी करंट निकालना है पहले तो, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है फेज एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। फेज एंगल निकालना है यानी कि फाई की वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए बोला है पाई इज इक्वल टू 3 लेना है। तो कौन सॉल्व करके बताएगा इसे? रेजिस्टेंस है 12 ओम, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है 14 ओम, इंडक्टेंस दे रखा है 0.1 हेनरी, पोटेंशियल गिवन है 200 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। You have to calculate the current and phase angle of the series LCR circuit. कोई कर रहा है इसे सॉल्व? कैसे करना है सर ये? कैसे करना है वो तो मैं बता ही दूंगा। मैं यही तो पूछ रहा हूँ, कोई कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं बताऊं फिर। मनीष कर रहे हो? यस सर, ट्राई कर रहा हूँ। करो करो। देखिए थोड़ा सा हिंट देते हैं कि एलसीआर सर्किट है तो एलसीआर का नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, दैट इज जेड। जेड का फॉर्मूला लास्ट क्लास में ही पढ़ा है, दैट इज अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। आर आपके पास है, एक्सी आपके पास है, एक्सएल नहीं है। एक्सएल कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब एक्सएल का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई न्यू एल, 2 पाई न्यू एल। फ्रिक्वेंसी की वैल्यू गिवन है, एल की वैल्यू गिवन है और पाई 3 लेने के लिए बोला है। ठीक है, तो एक्सएल भी आ गया, एक्सएल मिल गया, एक्सी है ही है, आर है, आपको जेड मिल जाएगा। ठीक है, जेड मिल गया तो करंट निकालना है, तो करंट क्या होगा? पोटेंशियल अपॉन में रेजिस्टेंस यानी वी बाय जेड। ठीक है, यहाँ से आ गया करंट। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट निकालने के लिए फेज एंगल। तो इससे आपने एक पढ़ा था टेन फाई की वैल्यू, जो कि फेज एंगल के लिए यूज होता है। तो फेज एंगल टेन फाई इज इक्वल टू क्या होता है? एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन में आर। यू हैव एक्सएल, यू हैव एक्सी, यू हैव आर, तो आपकी फाई की वैल्यू निकल जाएगी। बता दिए कौन से अप्लाई होंगे, आंसर्स बताओ जल्दी जल्दी। सर हाँ जी, सर करंट 10 एम्पियर आ रहा है। करंट 10 एम्पियर आ रहा है, बिल्कुल सही। करंट आपका आ जाएगा 10 एम्पियर, जिसमें जेड की वैल्यू आपकी आ रही होगी 20 ओम। जेड को आप सॉल्व करोगे तो आपका 20 ओम आना चाहिए। यस सर। तो ये 200 है अपॉन में 20, तो ये आ गया आपका 10 एम्पियर। इसको सॉल्व करोगे, एक्सएल की वैल्यू कितनी आई है? एक्सएल की वैल्यू कितनी है? 30 ओम। तो ये हो गया 30 माइनस एक्सी कितना है? 14 अपॉन में आर कितना है? 12। तो कितना हो गया? 16/12 यानी कि 4/3 यानी 1.33। ठीक है, 1.33
33 और फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर tan इनवर्स 1.33 या 4/3 भी लिख सकते हो। तो ये आपका फेज एंगल आ जाएगा। ये है आंसर। अब फाई पॉजिटिव आया है तो क्या बोलोगे आप? कौन आ गया? करंट आ गया है, पोटेंशियल आ गया? वोल्टेज लीड्स द करंट, ठीक है। पोटेंशियल क्या कर रहा है? करंट से लीड कर रहा है क्योंकि पॉजिटिव एंगल आएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नहीं है डाउट? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास की ही बात करते हैं। लास्ट क्लास में हमने सीरीज रेजोनेंस सर्किट के बारे में पढ़ा था। सीरीज रेजोनेंस सर्किट जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर एलसीआर सर्किट है और मैंने समझाया था कि आप जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करोगे तो एक्सएल की वैल्यू क्या हो जाएगी? इन्फानाइट होती यानी बढ़ती जाएगी और एक्सी की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे जिस पॉइंट पे एक्सएल और एक्सी की वैल्यू क्या हो जाएंगी? इक्वेट कर जाएंगी उस फ्रीक्वेंसी पे, इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे। और उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जब एक्सएल और एक्सी इक्वेट हो जाएंगे तो जो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस है एलसीआर सर्किट का वो मिनिमम हो जाएगा, यानी आर के बराबर हो जाएगा, जिस वजह से सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। तो इस सर्किट को, ऐसे सर्किट को, ऐसे सिचुएशन की सर्किट को हम क्या कह देते हैं? रेजोनेंस सर्किट, ठीक है। अब रेजोनेंस सर्किट कह दिया आपने, तो रेजोनेंस के बाद हमने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकाला था और बताया था, ठीक है। अब एक है रेजोनेंस ग्राफ। इस ग्राफ को अच्छे से याद कर लो। इस ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अच्छा, मैंने एलसी ऑसिलेशन का एनसीईआरटी से पढ़ने के लिए बोला था, किस किसने पढ़ा? सर उसमें लेकिन कुछ खास लिखा ही नहीं। तो वही जो समझाया था वही लिखा था ना उसमें। यस सर, और एक लिमिटेशन लास्ट में दे रखी है कुछ कि और मैग्नेटिज्म होगा तो हाँ वो एनर्जी मतलब कांस्टेंट होगा ही नहीं। हाँ वही चीज, वो कॉन्सेप्ट समझा रखा है ईएमआई का। हाँ जी, बाकी और किसने पढ़ा? किसी ने नहीं पढ़ा? क्यों भाई मनीष, क्यों नहीं पढ़ा? मनीष, रचित, सोनिया, अब आंसर ही नहीं निकलेगा क्यों नहीं पढ़ा। मतलब कुछ बोलता हूँ, मुश्किल से एक होमवर्क 2 होमवर्क देता हूँ, वो भी नहीं किया जा सकता मुझे, और एक दिन के बाद क्लास होती है अल्टरनेट डे पे, तब भी होमवर्क नहीं हो रहा है। छोटी सी चीज बोली थी कि एक पेज पढ़ना है, 10-10 पेज दे दूंगा तो फिर तो क्या ही होगा मैथ की तरह, और फिर कोई रिप्लाई भी नहीं देना है। तो ग्राफ है, इधर करंट शो हो रहा है और इधर फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी और करंट है। मैं 2 सर्किट लेके चल रहा हूँ। एक सर्किट में रेजिस्टेंस 10 ओम है और दूसरे सर्किट में रेजिस्टेंस 100 ओम है। दोनों सर्किट के लिए मैं ग्राफ बना रहा हूँ, कैसे? जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो एक ग्राफ मैं ये लेके चल रहा हूँ, तो ये 2 ग्राफ हो गए। ये है उस सर्किट के लिए जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, ये उस सर्किट के लिए जिसका रेजिस्टेंस 100 ओम है। तो 2 सर्किट हो गए, दोनों सर्किट का ग्राफ बनाया है। 2 पॉइंट ले रहा हूँ, देखिए जैसे आप देख रहे हैं, 2 पॉइंट पे हम मान लीजिए ये एक पॉइंट ले लिया मैंने। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है इस साइड।
तो आप देख रहे हो जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो रही है करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे मैक्सिमम करंट फ्लो करता है। उसके आगे अगर आप फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज करते हो फिर क्या होने लगता है, करंट डिक्रीज होने लगता है। दोनों ही सर्किट में आप देख सकते हो। ठीक है, एक पॉइंट हम ले रहे हैं, जैसे कि ये पॉइंट है जिसमें इसको ओमेगा 1, इसको ओमेगा 2, और इस पॉइंट पे करंट की वैल्यू है, और ये जो है ये है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। आप देख रहे हो, इसको हम क्या कह रहे हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और आई नोड की वैल्यू अगर सर्किट में देखे जाए, मैं अभी स्पेशली इस सर्किट की बात कर रहा हूँ जो रेजिस्टेंस 10 ओम का है। सेम कॉन्सेप्ट 100 ओम वाले में भी अप्लाई होता है। तो 10 ओम की अगर बात करूँ तो इसका मैक्सिमम करंट जो फ्लो करता है वो कितना फ्लो करता है, इतना। तो ये क्या हो गया, आई नोड यानी कि पीक वैल्यू। ठीक है, और ये जो करंट है ये है एसी करंट, क्योंकि एसी सप्लाई है तो ये पी आई आर एम एस अगर इसका लें तो वो क्या होता है, आई नोट बाय रूट 2। ठीक है, अगर ये आई की वैल्यू अगर हम बताते हैं यहाँ पे, तो ये क्या है, ये आई नोट बाय रूट 2 है, जो कि आई आर एम एस वैल्यू हमने पढ़ी है। अब आप देख रहे हो कि जब हम जैसे ही फ्रिक्वेंसी ओमेगा 1 लेता हूँ तो उस समय पे करंट इंक्रीज हो रहा है। ओमेगा 1 से जैसे ही रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पे जाता हूँ, फ्रिक्वेंसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आती है जिसपे सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो करता है। इसका मतलब सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो गया, मिनिमम हो गया। पर जैसे ही आप रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी से आगे जाते हो तो आपको फिर फ्रिक्वेंसी में इंक्रीज होने पे करंट की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज होने लगती है। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी होगी जिस पे करंट मैक्सिमम फ्लो करेगा, और उस पॉइंट पे हम उसे बोल देंगे रेजोनेंस सर्किट। और ये रेजोनेंस सर्किट अब आप देख रहे हो, चाहे 100 ओम हो, रेजिस्टेंस 10 ओम हो, दोनों सर्किट में अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम करंट दोनों की वैल्यू जो है वो अलग अलग है, बट अगर बोला जाए कि दोनों की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या है, तो आप देख रहे हो दोनों सर्किट के लिए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे इस सर्किट का भी करंट मैक्सिमम हो रहा है और इस वाले सर्किट का भी करंट मैक्सिमम हो रहा है। तो दोनों ही सर्किट में करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो रही है एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। सो बेसिकली द कॉन्सेप्ट इज कि जैसे जैसे आप फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज करते हो, एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी तक करंट की वैल्यू इंक्रीज होती है, और उस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम होने के बाद अगर उससे भी आगे फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज करोगे तो करंट की वैल्यू क्या होने लगती है, डिक्रीज होती है। दूसरा चीज, ये चीज आपको समझ में आ गई है। अब इस चीज को भी एक बार आप एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। देखिए, क्योंकि एग्जाम बोर्ड का जो एग्जाम बनता है वो एनसीईआरटी से उठता है। ये अफवाहें हैं, ये बेतुकी बातें हैं कि जो फिजिक्स का पेपर है वो एनसीईआरटी से नहीं बनता है। वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट निकालते हैं ना उठा उठा के, वो सब एनसीईआरटी से उठा के निकाला जाता है। तो एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है, एनसीईआरटी को पढ़ो। जहां जहां मैं बोल रहा हूँ पढ़ने के लिए वहां जरूर पढ़ो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी बुक उठा के पढ़ने लग जाओ, क्योंकि पूरी बुक पढ़ने लगोगे तो आधी चीजें समझ में ही नहीं आएंगी। ठीक है, पर जहां मैं पढ़ने के लिए बोलता हूँ वहां पे पढ़ा करो। ठीक है, एक मुश्किल से होमवर्क देता हूँ उसको तो कम से कम कंप्लीट किया करो, हैं। तो ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, इसको पढ़ लेंगे। इसके आगे एक टॉपिक है शार्पनेस। ठीक है, शार्पनेस, शार्पनेस से बात की बात है, पहले हम इसकी बात करते हैं रेजोनेंस। अब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ पे है, पूछ लिया जाए अगर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ है, कैसे यूज होता है, तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है हमारे टीवी चैनल्स में, रेडियो में। फॉर एग्जाम्पल के लिए रेडियो का एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हम क्या करते हैं कि ट्यूनिंग करते हैं। रेडियो में ट्यूनिंग करते हैं, एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे जाते हो। तो जब आप उस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे जाते हो तो ब्रॉडकास्टिंग जो चैनल्स हैं वो अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे अलग अलग चैनल को ब्रॉडकास्ट करते हैं। तो जब अलग अलग चैनल को वो अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे बैंडविड्थ लेवल पे अगर वो ब्रॉडकास्ट करते हैं, और आप किसी एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे अपने ट्यूनर को, जो आपका रेडियो है एक तरीके का ट्यूनर होता है, उसको ट्यून करते हो, तो उस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे जो भी ब्रॉडकास्ट चैनल जो है वो ब्रॉडकास्ट कर रहा होगा जिस फ्रिक्वेंसी पे, अगर वो मैच कर जाती है तो उस केस में वो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी हो जाती है। अब वो फ्रिक्वेंसी मैच करगी, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी होगी, उस केस में वहां पे क्या होगा कि सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो करने लगेगा, जिसकी वजह से वो चैनल कैच करने लगेगा। ठीक है,
सेम केस चैनल्स, टीवी चैनल्स में होता है। अब टीवी पे आप चैनल चेंज करते हो तो बेसिकली चैनल चेंज करना मतलब आप फ्रिक्वेंसी चेंज कर रहे हो। पहले टीवी में ही फ्रिक्वेंसी का होता था, अब अलग से सेट ऑफ बॉक्स लगता है। तो आप क्या कर रहे हो, बेसिकली फ्रिक्वेंसी को चेंज कर रहे हो कि जो पर्टिकुलर चैनल जिस फ्रिक्वेंसी पे टेलीकास्ट हो रहा है उससे वो क्या कर जाए, कैच कर जाए। और कैच करने पे वो रेजोनेंस हो जाएगा और रेजोनेंस पे मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, जिससे वो चैनल क्या करने लगेगा, मैक्सिमम सिग्नल्स भेजने लगेगा। सिग्नल्स क्या है, इट इज इलेक्ट्रिकल फॉर्म। जब आपके टीवी चैनल्स पे आते हैं, रेडियो में आते हैं, तो वो क्या है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आते हैं। तो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जब आते हैं तो जब रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी होती है तो वो सिग्नल जो है वो करंट के फॉर्म में आता है। अब अगर करंट मैक्सिमम होगा तो इसका मतलब वो सिग्नल की वैल्यू, जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम हो जाएगी और वो चैनल पूरी तरह कैच करने लगेगा। अब अगर फ्रिक्वेंसी, अब देखो अगर फ्रिक्वेंसी पीछे आगे करते हो तो करंट की वैल्यू कम हो जा रही है, जिसकी वजह से उनकी स्ट्रेंथ कम हो जा रही है। तो कभी देखना आपने, अगर टीवी रेडियो में अगर करा हो, पुराने रेडियो जो आते थे, आजकल तो मोबाइल में ही चलने लगे हैं। पुराने रेडियो जो आते थे उसमें अगर आप देखना कि कभी एक चैनल से दूसरे चैनल पे जाते थे, मोबाइल में भी कर सकते हो वैसे, वो ऑटोमेटिक मैनुअली जब आप करोगे तो कर सकते हो। एक चैनल से दूसरे चैनल जाओगे, धीरे धीरे करके जाओगे तो आप देखोगे किसी किसी पॉइंट पे दोनों चैनल आने लगते हैं, दो दो चैनल आने लगते हैं। वो इसीलिए होता है क्योंकि उसका भी कुछ अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ का चैनल का पकड़ रहा है, कैच कर रहा है, इधर भी कैच कर रहा है, तो दोनों की आवाजें सुनाई देती है। जब वो पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी रेजोनेंस हो जाती है, कैच कर जाती है, मैच कर जाती है, तब उस केस में उस सिग्नल का मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा होता है, जिसकी वजह से स्ट्रेंथ मैक्सिमम होती है, वो चैनल कैच करने लगता है। क्लियर है? तो इसका इस तरीके से यूज होता है रेजोनेंस सर्किट का। देन आता है शार्पनेस। शार्पनेस जब भी एग्जाम में पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है, ये जो ऊंचाई जा रही है ना, ऊंचाई, इसको कहते हैं शार्पनेस, क्वालिटी फैक्टर। तो बेसिकली ये है कि जितना ज़्यादा शार्पनेस होगा उतना ज़्यादा उसकी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी अच्छी होगी। रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी नहीं कहूँगा, एक तरीके से स्ट्रेंथ अच्छी होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस उस केस में कम हो जाएगा। अगर आप देखो तो इसका क्या है, आर की वैल्यू मैक्सिमम, रेजिस्टेंस मैक्सिमम है, तो उस केस में उसको करंट कम मिल रहा है। तो एक स्ट्रेंथ लेवल इतना अच्छा नहीं है जितना इसका है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम है तो करंट मैक्सिमम हो गया, वैल्यू ज़्यादा होगी करंट की, पीक वैल्यू की, तो उसका स्ट्रेंथ थोड़ा अच्छा है। ठीक है? तो रेजोनेंस का जब भी एग्जाम में पूछे तो सर्किट में पूछेगा कि कोई किस सर्किट का रेजोनेंस ज़्यादा है, तो फॉर्मूला लेने की जरूरत नहीं है, सीधा आपको दिख जाएगा, जिसका ऊंचा हो, जिसकी ऊंची चोटी होगी उसका शार्पनेस ज़्यादा होगा। ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई बात नहीं समझ में आई है तो बताइए, और अगर आ गई है सारी बातें समझ तो एक बार चैट पे डन यस सर लिख दीजिए, क्योंकि आप लोगों की Yes, sir. बोलने की तो आदत है नहीं। Yes, sir. तो ये डायग्राम बना लेंगे जल्दी से, फिर हम आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है? तो क्यू फैक्टर और शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस क्या हो गया, इट इज द रेशियो वोल्टेज, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो वोल्टेज अक्रॉस एल और सी एट रेजोनेंस अपॉन में वोल्टेज अक्रॉस आर। तो क्यू फैक्टर आप या तो एल के अक्रॉस ले लो या सी के अक्रॉस ले लो। सॉरी, तो एल के अक्रॉस ले लो या सी के अक्रॉस ले लो। तो एल के अक्रॉस लोगे तो क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस एल होगा तो आई इंटू एक्सएल, क्योंकि रेजिस्टेंस एल का एक्सएल होता है, अपॉन में आई आर। इसी तरीके से एक्स सी के अक्रॉस लोगे तो आई इंटू एक्स सी अपॉन में आई आर। तो आई से आई कैंसिल, आई से आई कैंसिल, तो इधर आ जाएगा एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, इधर एक्स सी आ जाएगा 1/ओमेगा सी। एट रेजोनेंस है तो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी लेंगे, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी 1/√LC होता है। ओमेगा की जगह पुट करेंगे तो आएगा ये, और एल अंडर रूट के अंदर जाएगा तो एल स्क्वायर हो जाएगा, एक एल से एल कैंसिल, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/R√L/C। उसी तरीके से सेम यहाँ है, ओमेगा फ्रिक्वेंसी की वैल्यू पुट करोगे ऊपर जाएगा तो 1/√LC हो जाएगा, सी रूट के अंदर जाएगा तो सी स्क्वायर हो जाएगा, सी से सी कैंसिल,
तो अगेन आपका फॉर्मूला बन गया 1/r √L/c। जल्दी से नोट करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर इस क्यू फैक्टर को शार्पनेस कहते हैं ना। IC को शार्पनेस कहते हैं। कर लिया सभी ने नोट? मैं क्लास री होस्ट कर रहा हूँ, आप लोग रिज्वाइन कर लीजिए। प्राइवेटली कर लिया करो मैसेज। अच्छा, तो मैं कुछ कह रहा था, हाँ नोट कर लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट जो है दैट इज कि आपको पता है कि मैं हर चीज़ आपको नोट करवा रहा हूँ, तो ये एक तरीके से आपके नोट्स बनते जा रहे हैं। तो ये ध्यान रखना, ये नहीं कि आप मिस कर दो, नोट्स ना बनाओ, लिखो ना, क्योंकि यही आपके काम आने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो है एवरेज पावर एसोसिएटेड विद रेजिस्टेंस और नॉन इंडक्टिव सर्किट। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा? डीसी सर्किट में पावर सप्लाई का फॉर्मूला क्या होता है? VI। VI बेसिकली अगर पोटेंशियल और करंट है तो ये होता है डीसी सप्लाई में, क्योंकि पूरे सर्किट में ऑल द टाइम जो वोल्टेज और करंट है उसकी वैल्यू सेम रहती है अगर कंटिन्यूसली सप्लाई हो रही है डीसी की तो। बट एसी में क्या है कि पावर जो है वो सेम नहीं रहता है, क्योंकि हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे पोटेंशियल और करंट की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे पावर और वोल्टेज की वैल्यू सेम है, बट उसके आगे फिर वो चेंज हो जाएगा, उस इंस्टेंट के बाद वो चेंज हो जाएगा। इंस्टेंट मतलब बहुत स्मॉल टाइम के लिए। तो अगर हमें एसी सप्लाई में पावर निकालना है तो हमें पहले उस इंस्टेंट, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या पावर है वो वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस करंट और इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। बताइए कौन बताएगा? इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का फॉर्मूला कौन बताएगा? E नॉट साइन ओमेगा टी। ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसी तरीके से इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला क्या हो जाता है? आई नॉट साइन ओमेगा टी इन एसी सर्किट। किसमें? एसी सर्किट में। सो द टॉपिक इज एवरेज पावर associated with resistance और नॉन इंडक्टिव सर्किट। या तो रेजिस्टेंस सर्किट कह लो, मतलब कि जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस है, या फिर नॉन इंडक्टिव सर्किट कह लो। ठीक है, तो ये सर्किट हो गया और एवरेज पावर हमें कैलकुलेट करनी है। और एवरेज पावर हमें पूरे साइकिल के लिए कंप्लीट करनी है, क्योंकि पूरे कंप्लीट साइकिल की बात होगी। तो यहाँ पे आगे ध्यान दीजिए, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ और इंस्टेंटेनियस करंट एज इंस्टेंटेनियस ईएमएफ एंड करंट जो हमारे पास है वो क्या है? E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी और I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है,
इसी तरीके से मैं अगर इंस्टेंटेनियस ये पावर निकालता हूँ, इंस्टेंटेनियस पावर निकालूंगा तो वो क्या होगा, पावर होगा इंस्टेंटेनियस ईएमएफ और इंस्टेंटेनियस करंट का प्रोडक्ट होगा। दैट मीन्स ई नोड साइन ओमेगा टी आई नोड साइन ओमेगा टी। तो ये क्या आ जाएगा आपका, ई नोड आई नोड साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, ई नोड आई नोड साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये क्या आ गया आपका इंस्टेंटेनियस पावर फॉर एसी सप्लाई। अब एसी सप्लाई में अगर ये है, एसी सप्लाई का मतलब ये मत समझ लेना कि उसमें इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है, रेजिस्टेंस में भी एसी सप्लाई होती है। ठीक है, तो एसी सप्लाई के लिए आपका इंस्टेंटेनियस पावर क्या आ गया, ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। बट ये एक इंस्टेंटेनियस है, हमें टोटल वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। तो अगर हमें टोटल वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि वर्क डन पहले कैलकुलेट कर लेंगे। और क्योंकि अगर आप एवरेज पावर कैलकुलेट कर रहे हो तो एवरेज पावर के लिए आप ये देखोगे कि पूरे सर्किट में पूरे साइकिल के लिए वर्क डन कितना हुआ, क्योंकि पावर का जो सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क डन अपॉन में टाइम। तो कंप्लीट साइकिल के लिए अगर आप देखोगे तो पावर क्या यूज करोगे, वर्क डन अपॉन में टाइम। तो हम बेसिकली अगर वर्क डन कैलकुलेट कर ले तो हमारा पावर भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस पावर के बेस पे हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, देन हम पावर पूरे सर्किट का कैलकुलेट करेंगे एवरेज। तो लेट dw be the small work done for instantaneous power for small time dt, which remains कांस्टेंट, क्योंकि स्मॉल टाइम के लिए तो वो कांस्टेंट रहेगा। तो अगर हम टोटल वर्क डन निकालोगे तो वो क्या होगा आपका इंस्टेंटेनियस पावर इनटू में dt, यानी कि आप इस तरीके से लिख सकते हैं dw इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। ठीक है, ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। फिर आपको टोटल वर्क डन निकालना है, तो टोटल वर्क डन फॉर फुल साइकिल, कंप्लीट साइकिल के लिए। तो कंप्लीट साइकिल क्या होता है, 0 से t के लिए। ठीक है, 0 से t के लिए कंप्लीट साइकिल होता है। तो कंप्लीट साइकिल के लिए आप वर्क डन टोटल निकालोगे तो आप क्या कर दोगे, इसका इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt, और इंटीग्रेशन की लिमिट क्या लग जाएगी टाइम की, 0 से t। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। तो वर्क डन आ गया, अब आपको इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन तो आप बहुत बार कर चुके हो, धुरंधर बन चुके होगे इंटीग्रेशन में। ई नेट पीक वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू, आई नॉट कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन मैंने बताया था किस तरीके से करना है, क्योंकि इस पे कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाते हैं आप लोग। तो इसके लिए एक मैंने फॉर्मूला बताया था साइन स्क्वायर थीटा का, कौन बताएगा, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बताया था। 1 minus cos cos minus theta upon 90 degree. ये मैंने बताया था कि साइन स्क्वायर जो थीटा होता है वो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 होता है, जो हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन में 2। इस फॉर्मूले का अगर हम यूज करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, ई नॉट आई नॉट 0 से t, साइन स्क्वायर की जगह रख देंगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन में 2 ब्रैकेट में dt। 2 बाहर आ सकता है, 2 बाहर आ जाएगा, बचा क्या
इंटीग्रेशन इसका और इसका अलग कर देंगे, 1 का इंटीग्रेशन अलग होगा, cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन अलग होगा। तो 0 से t 1 dt माइनस 0 से t cos 2 ओमेगा टी dt। अब 1 है तो 1 का तो कुछ हो नहीं सकता, dt का इंटीग्रेशन क्या होता है t, तो ई नॉट आई नॉट अपॉन में 2, ये क्या आ जाएगा t, लिमिट क्या है 0 से t माइनस cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कौन बताएगा? sin 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा। साइन 2 ओमेगा टी अपॉन में 2 ओमेगा, क्योंकि कांस्टेंट है, लिमिट आ जाएगी 0 से t और ये पूरा होल ब्रैकेट। ठीक है, अब आपको पूरा सॉल्व करके ये दिखाया हुआ है। अगर आपने यहाँ पे t पुट कर दिया तो क्या आ जाएगा ओमेगा टी। ओमेगा टी की वैल्यू क्या होती है 2 पाई। 2 पाई में पाई की वैल्यू क्या होती है साइन पे, साइन की 0, तो मतलब ये पूरा क्या आना है 0 आना है। ठीक है, नंदनी समझ में आ रहा है? अपर माइनस लोअर तो t माइनस 0 हो जाएगा, तो यहाँ तो t बचेगा माइनस, यहाँ पे अगर लिमिट पुट करोगे साइन 2 ओमेगा टी अपॉन में 2 ओमेगा माइनस और साइन 0। ठीक है, तो ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा टी इज इक्वल टू होता है, ओमेगा टी इज इक्वल टू होता है 2 पाई, तो ये हो जाएगा 4 पाई के बराबर। अब अगर किसी को नहीं पता कि 2 पाई कैसे आया ओमेगा टी इज इक्वल टू, तो बता दो, मैं बता दूंगा, क्योंकि मैंने ये लास्ट क्लास में बताया हुआ है। अगर नहीं ध्यान है तो पूछ लेना, कोई डाउट लेके मत जाना, मैंने बार बार बोलता हूँ, कोई बात नहीं, दोबारा पूछना पड़े, तिबारा पूछना पड़े, चौथी बार पूछना पड़े, पूछो, पर डाउट में मत रहना। तो ये आया आपका, ये सारी वैल्यू 0 होगी, बचा क्या t माइनस 0। तो ओमेगा सॉरी, ये तो ओमेगा लेते हुए चल रहा हूँ मैं, हम तो वर्क डन निकाल रहे हैं, वर्क डन। तो वर्क डन हमारा क्या आ गया ई नॉट, इसको आगे कर देता हूँ, तो वर्क डन हमारा क्या आ गया ई नॉट आई नॉट टी अपॉन में 2। ठीक है, ये वर्क डन आया, इसको ये वैल्यू होगी। अब एवरेज पावर जो होगा फॉर कंप्लीट साइकिल के लिए वो क्या होगा, एवरेज पावर जो होगा कंप्लीट साइकिल के लिए, एवरेज पावर फॉर फुल साइकिल, साइकिल में लिख दे रहा हूँ फुल साइकिल, तो वो क्या हो जाएगा पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में टाइम। पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वर्क डन अपॉन में टाइम। तो वही क्या हो जाएगा, वर्क डन की वैल्यू पुट करोगे तो क्या बचेगा ई नॉट आई नॉट टी बाय 2t, टी से t कैंसिल, तो क्या बच गया ई नॉट आई नॉट बाय 2, ई नॉट आई नॉट बाय 2। अब ई नॉट आई नॉट बाय 2 है तो 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा ई नॉट बाय √2 इंटू में आई नॉट बाय √2, है ना, लिख सकते हैं ना, 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, तो क्या बन जाएगा ई नॉट बाय √2 इंटू आई नॉट बाय √2। अब मेरे को कोई बताओ ई नॉट बाय √2 क्या होता है? RMS आई RMS, हाँ, IRMS और ERMS, तो ये हो जाएगा आपका ई वर्चुअल इंटू में आई वर्चुअल, तो ये आपका एवरेज पावर आ गया फॉर रेजिस्टिव सर्किट, फॉर रेजिस्टिव सर्किट या नॉन इंडक्टिव सर्किट, ये आपका एवरेज पावर आ गया। यानी कि AC सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली और AC नॉन इंडक्टिव सर्किट, आप कह सकते हो AC सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली और नॉन इंडक्टिव सर्किट, एवरेज पावर वुड बी इक्वल टू ई इफेक्टिव और ई वर्चुअल इनटू में आई वर्चुअल का प्रोडक्ट होता है, ये एवरेज पावर आ गया रेजिस्टेंस के लिए। ऐसे ही हमें ये हमने नॉन इंडक्टिव के लिए निकाला है, फिर इंडक्टिव के लिए भी निकालना है, ठीक है, ध्यान रखना। फिर हमें एवरेज पावर इंडक्टर और कैपेसिटर के केस में भी निकालना है, इसके फॉर्मूले बहुत आ जाते हैं।
अब ये बात किसी को ना समझ में आई हो, कोई पॉइंट ना दिख रहा हो तो पूछिए। हमने क्या लिया? इंस्टेंटेनियस ईएमएफ लिया, इंस्टेंटेनियस करंट लिया, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। हाँ नंदिनी बोलो, क्या हुआ? नंदिनी आप रेज कर रहे हो हैंड? गलती से हो गया था सर। गलती से हो गया था? अभी तक आपकी आवाज नहीं निकल रही थी, क्या हुआ है? समझ रही थी। समझ रहे थे? समझ में आ गया सब? एज इंस्टेंटेनियस ईएमएफ एंड करंट, आपका ईएमएफ क्या है? इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, और करंट क्या है? I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। इंस्टेंटेनियस पावर आपको पता है ना, इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है? हम हमेशा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन 11th में पढ़ा है, दैट इज पावर इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी, दैट इज इंस्टेंटेनियस पावर। जब आप स्मॉल टाइम के लिए बात करते हो तो इंस्टेंटेनियस पावर हो जाएगी, ठीक है। दूसरी तरीके से हमने इंस्टेंटेनियस पावर निकाल दी, तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या आएगी? दैट इज, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? V इंटू आई। तो उसी तरीके से इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इंटू में इंस्टेंटेनियस करंट। तो आपका इंस्टेंटेनियस पावर क्या आ गया? ई नोट आई नोट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब आपको क्या निकालना है? वर्क डन निकालना है। तो इंस्टेंटेनियस पावर के लिए जो वर्क डन होगा स्मॉल टाइम में, वो क्या हो जाएगा? वर्क डन इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस पावर इनटू में स्मॉल टाइम। तो ये हमने लिख दिया, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ई नोट आई नोट साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। फिर उसका क्या कर दिया? टोटल निकाल दिया। टोटल निकालने के लिए क्या करोगे? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन करते हुए साइन स्क्वायर ओमेगा टी को मैंने बताया है कि आपको कैसे सॉल्व करना है इंटीग्रेशन में। तो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। फॉर्मूला अप्लाई करके मैथमेटिकली हमारा जो आया वर्क डन कितना आया? वो आया आपका ई नोट आई नोट टी बाई टू। बट एवरेज पावर फॉर फुल साइकिल क्या होता है? वर्क डन अपॉन में टाइम। तो वर्क डन अपॉन में टाइम, वर्क डन हमने यहाँ निकाला, इसको यहाँ पुट कर दिया। पुट करने के बाद टी से टी कैंसिल हो गया, तो बचा ई नोट आई नोट बाई टू। टू को आप रूट टू से रूट टू मल्टीप्लाई कर सकते हो, यानी ब्रेक कर सकते हो, तो आपका बन जाएगा ई नोट बाई रूट टू आई नोट बाई रूट टू। तो ये क्या आ जाएगा? ई वर्चुअल आई वर्चुअल, ठीक है। बड़े आराम से चैप्टर को लेके चल रहे हैं, क्योंकि ऐसी चैप्टर सबसे दिक्कत करता है बच्चों को, क्योंकि बाद में बड़ी दिक्कत होती है। जब आप सेकंड पार्ट पे आ जाते हो तो फर्स्ट पार्ट भूलने लगते हो। तो जब आप दोबारा पढ़ने बैठते हो तो बाकी चैप्टर्स तो आसानी से हो जाते हैं, बट यही एक ऐसी चैप्टर है जो आपको दिक्कत करता है, तो इसीलिए इसको अच्छे से समझते हुए चलेंगे। तो एवरेज पावर इज इक्वल टू क्या हो गया? ई वर्चुअल एंड आई वर्चुअल, ओके। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोगों ने बोर्ड का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके देखा है। फिजिक्स में मार्क्स लाना 90 अबव कोई बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत चाहिए होती है। जितनी मेहनत आप मैथ में लगा देते हो सॉल्व करने में, उससे थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा अगर इसमें लगा दोगे तो 90 अबव आराम से बड़े प्यार से आएंगे, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है फिजिक्स में 90 अबव लाना। सर डेरिवेशन इम्पोर्टेंट है। देखिए, मैं इम्पोर्टेंट तो नहीं कहूँगा, बट एग्जाम में कभी भी कुछ भी वर्चुअली कुछ भी दे देते हैं, तो अपनी तरफ से तो मैं आपको सिखाऊंगा ना, आपको आनी चाहिए। इम्पोर्टेंट तो नहीं कहूँगा मैं, बट आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि अगर आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस में जो एवरेज पावर आता है उसका फॉर्मूला क्या आता है और ये निकाला कैसे जाता है। क्योंकि ये जो आपने अभी डेरिवेशन सीखी है, अभी 3-4 डेरिवेशन करेंगे, उनमें सेम कॉन्सेप्ट करना है, हमें सेम ही तरीका अपनाना है। तो अगर आप 3-4 डेरिवेशन ऐसी कर लोगे तो आप तो फिर बिना देखे ही सारी डेरिवेशन कर सकते हो। देखो, आप खुद देख रहे हो यहाँ से पूरा मैथमेटिक पार्ट है। आपको जितनी भी डेरिवेशन हम करते हैं, आप इस चीज का ध्यान रखो कि उसमें मोस्टली पार्ट मैथमेटिक्स होती है। आपको बस 2-3 स्टेप याद रखने होते हैं कि कहाँ पे क्या लगाना है, कहाँ पे क्या फिजिक्स लगानी है, उसके बाद तो पूरा मैथ्स होता है। देखो, इसके बाद यहाँ से कहीं पे भी हमने मैथ फिजिक्स लगाई है, पूरी मैथ चल रही है। मैथ को समझो कि मैथ को किस तरीके से सॉल्व की जा रही है, बस फिर वहीं सारी डेरिवेशन आराम से हो जाएगी। नोट करेंगे, अगर कुछ क्लियर बोर्ड क्लियर दिख रहा है ना आप लोगों को, मतलब कुछ ऐसा तो नहीं है कि जो कुछ वर्ड ना दिख रहा हो, ना समझ में आ रहा हो? नो सर, सब दिख रहा है। चलो ठीक है, नोट कर लीजिए। कर लिया सर। बाकी सब निशु? यस सर।
दिख रहा है बोर्ड आपको? हाँ सर दिख रहा है। क्लियर दिख रहा है? चलो अच्छी बात है। मानसी जी कहाँ हो मानसी जी? यस सर। हाँ, रिप्लाई क्यों नहीं करते हो? किया था सर। किया था, अभी पूछ रहा हूँ तब किया था। ई वर्चुअल और आई वर्चुअल है, सॉरी ई वर्चुअल और आई वर्चुअल है। रचित हमने डेरिवेशन करी थी जब स्टार्टिंग में चैप्टर स्टार्ट किया था, तो हमने निकाला था मीन वैल्यू ऑफ एसी करंट और एसी सर्किट, एसी ईएमएफ, अल्टरनेटिंग ईएमएफ, और फिर हमने निकाला था आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड अल्टरनेटिंग करंट। तो जो हमने आरएमएस वैल्यू निकाली थी उसी को हम बोलते हैं ई वर्चुअल, वर्चुअल या इफेक्टिव। मतलब आरएमएस को ही हम या तो वर्चुअल बोल देते हैं या फिर इफेक्टिव भी बोल देते हैं। तो आरएमएस वैल्यू को ही हम बोल रहे हैं। ओके सर। और किसी को कोई डाउट? दिव्यांशु जी आप फिर रिप्लाई देना बंद कर रहे हैं, क्या किया जाए आपका? सोनिया समझ में आया? यस सर। चलो, जो असाइनमेंट भेजे थे मैंने वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि अभी तक मेरे को सिर्फ निशु के ही आंसर्स अपलोड होते हुए दिखे हैं। और एक और किसने अपलोड किया था? आशीष ने किया है, किसने किया है? मैंने किया था। हाँ 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 हाँ, 2 बच्चों के ही अपलोड हुए हैं वहाँ पे। बाकी बच्चे, मनीष क्या हो रहा है भाई, सॉल्व क्यों नहीं कर रहे आप? या कर रहे हो तो फिर अपलोड क्यों नहीं कर रहे? रचित सर कल परसों मैं सेट कर दूंगा, स्कूल के असाइनमेंट्स भी सबमिट करने होता है मैं इसलिए। ये नहीं कह रहा कि आप 10-10 क्वेश्चन एक बारी में करो, एटलीस्ट 1-2 तो करके अपलोड करो, मुझे पता तो चले आप लोग देख रहे हो एटलीस्ट उसे खोल के डेली बेसिस पे। ओके सर। मैं हर बार यही कह रहा हूँ कि क्लास के बाद क्लास में जो कराया है उसको रिवाइज जरूर करना है। नहीं करोगे रिवाइज, माइंड में से बातें निकल जाएंगी। माइंड में से जो बातें मैं ओरली बताता हूँ वो सब चीज़ें तो नहीं लिखते ना आप लोग, जो डेरिवेशन है सिर्फ उतना ही लिखते हो। एटलीस्ट जब रिवाइज करोगे तो वो माइंड में तो रहेंगी बातें। अब वो रिवाइज ही नहीं करोगे तो माइंड में कैसे रहेंगी? तो रिवाइज सर एक करना। बार व्हाट्सएप में सेंड कर दिया करो, क्योंकि स्कूल की आईडी बनी हुई है तो उसमें भी गूगल क्लासरूम में सबमिट करने होता है असाइनमेंट, तो वही ओपन रहती है फोन में इसलिए। अब तो ओपन क्या रहती है उसमें? तो ओपन करो अपना, दूसरे में जाओ दूसरा ओपन कर लो गूगल क्लासरूम, उसमें क्या है? सर ध्यान नहीं जाता ना दूसरी आईडी में, उसमें ज्यादा यूज नहीं करता हूँ इसलिए। अच्छा, दूसरी आईडी क्या मतलब? मेरे वाले क्लासरूम के लिए अलग से आईडी बनाई हुई है? सर जो आपके पास आईडी है वो तो मेन आईडी है मेरी, एक हाँ। स्कूल वालों ने हमें हमारी आईडी बना के दी है स्कूल की तरफ से। अच्छा, ओके, ठीक हाँ है। सर, कुछ अलग तरह की आईडीज है उन पे, बस ये सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड ही काम हो सकता है, उससे अलावा कुछ होता ही नहीं उसके ऊपर। फोटो अच्छा भी नहीं डाल सकते सर उसमें तो। हाँ सर, अच्छा। उसमें कुछ भी एडिट नहीं कर सकते आप, बिल्कुल वो जैसे उन्होंने बनाया था। हमारे में तो kvsro.in नहीं है आगे। हाँ, वो gmail.in। ऑर्गेनाइजेशन की ईमेल आईडीज है। वो ऑर्गेनाइजेशन हाँ की ईमेल आईडीज में ऑर्गेनाइजेशन ही मेन होस्ट होता है, बाकी सारे ऐसे तरीके होते हैं। वो मोनली वो इसके लिए बनाई जाती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट टीम करके जो है एप्लीकेशन, उसके लिए भी मेन है। हाँ जी, किसी को कोई डाउट? अच्छा, नोट कर रहे थे आप लोग, नोट करिए। सर, पूरे दिन वही नोटिफिकेशन आती है सर, स्कूल के इतने बड़े बड़े से। सर 1 हफ्ते से टेस्ट दे रहा हूँ सर मैं। हम्म। सर कल भी टेस्ट दिया है। क्या कोई कुछ पूछ रहा था? ओके मनीष। सर अभी और कोई टॉपिक होगा क्या अभी? नहीं, अभी तो छोड़ते हैं, कोई नहीं, ज़्यादा नहीं, हो गया टाइम वैसे। हो गया हाँ तो सबका, सर नोट वही कर ले। वो फ्रीक्वेंसी वाला कर बता दो। अच्छा हाँ, फ्रीक्वेंसी वाला बता देते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर बता, क्या है क्वेश्चन नंबर? 4.12 है। 4.12, 4.12 मतलब।
बाकी क्लास अभी किसी को डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज आप लोग जा सकते हैं। ये सुमेर का एक डाउट है, मैं वो क्लियर कर रहा हूँ। बाकी और किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है। .12 in question 11 obtain the frequency of revolution of the electron in circular orbit. Does the answer depends on the answer depend on the speed of the electron? Explain. तो इसमें तेरे को पूछना क्या है, फॉर्मूला पूछना है कि जो ये लास्ट पार्ट पूछ रहा है वो पूछ रहा है समीर? हाँ सर, यही ये फ्रीक्वेंसी स्पीड पे डिपेंड करती है सर। नहीं, साइक्लोट्रॉन का जो केस है ना, इन चैम्बर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मेंटेन इलेक्ट्रॉन इस फ्रीक्वेंसी देख, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला देखना, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या निकल रहा है एक बात बता। हाँ सर, वो तो उसमें तो नहीं है। हाँ, तो अगर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि मेनली बात वही होती है ना कि हम जो जिस टर्म की बात कर रहे हैं उस टर्म में वो टर्म रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, क्योंकि क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है, ये चीज हमने देखा है। और इससे अगर आप देखो तो जो बीई यानी कि अगर चार्ज इनटू, जैसे कि ये देखो एक मिनट, फॉर्मूला बन जाएगा। हाँ, तो देखो जैसे कि अगर एक बी से बी कैंसिल हो गया तो आपका बचा बी क्यू इज इक्वल टू एम वी बाय आर, है ना। और v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, क्योंकि एंगुलर फ्रिक्वेंसी के बेस पे बात हो रही है। तो b इज इक्वल टू एम वी, तो आर ओमेगा, आर से आर भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि जो हमें क्या निकालनी, फ्रिक्वेंसी निकालनी है ना, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू होता है। तो कहीं भी वेलोसिटी तो आई नहीं ना, फ्रिक्वेंसी अगर आप देख रहे हो तो कहीं भी फ्रिक्वेंसी में एक तरीके से वेलोसिटी का रोल ही खत्म कर दिया। ये देखो फ्रिक्वेंसी की जगह एंगुलर फ्रिक्वेंसी आ गई, वेलोसिटी। यहाँ पे क्या है कि जो बात है, अगर हम कहते कि बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है तो ऐसे में हो सकता था, बट जब ऑसिलेशन का केस होता है तो उसमें क्या होता है कि सर्कुलर पाथ रिवॉल्व कर रहा है, और सर्कुलर में एंगुलर फ्रिक्वेंसी मैटर कर रही है, ना कि लीनियर फ्रिक्वेंसी। और एंगुलर में फिर एंगुलर वेलोसिटी का रोल होता है, बट यहाँ पे अगर आप रूल देखो तो कोई भी फॉर्मूले में आ नहीं रहा है। तो जब रिलेशन जैसे कोई एग्जाम में जब भी ऐसे पूछा जा रहा है कि डिपेंड कर रहा है कि नहीं डिपेंड कर रहा है, तो उसका फॉर्मूला बनाओ, ठीक है, और उसी से रिलेटेड फॉर्मूला बनाओ। ये नहीं कि कहीं से भी उठा के फॉर्मूला बना दोगे, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट, जो तरीका दे रखा है, जो वैल्यूज गिवन है, उन पे बेस पे अगर फॉर्मूला बनाओगे तभी आंसर बनेगा, नहीं तो ऐसे में तो बनाने को तो बहुत कुछ बन सकता है, ठीक है, बनाने के लिए बहुत कुछ बन सकता है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t होता है, t इज इक्वल टू ये होता है। बट यहाँ पे देखो ना, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहा है सेंटीपिटल फोर्स। तो मैग्नेटिक फील्ड तो यानी फोर्स भी किसका होगा, मैग्नेटिक फील्ड का होगा। तो उसको हमें रिलेट करना पड़ेगा, उससे हमें फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। उस बेसिक फॉर्मूले से नहीं निकालना पड़ेगा कि जो हमने 9th 10th में पढ़ा है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1। हेलो।